So hey guys, welcome back to my YouTube channel Learning Humanities, and today we are going to discuss our class 12th history chapter 1, that is bricks, beads and bones. It's a very important chapter. तो वन शॉट रिविजन है, एक दो वीडियोस में दो पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा आपका। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरीके का अमेजिंग कंटेंट क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब्जेक्ट्स, इंग्लिश आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और इस सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है दैट्स आल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली, इंडस जो रिवर है उसके इर्द गिर्द, उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज या वहाँ के जो लोग थे वहीं पे सिविलाइजेशन जो है आई थी। दैट्स वाई हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हमने पहले भी वर्ल्ड में हमने बहुत सारी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा है। हमने 11th में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन वो एक वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ी थी। तो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये मैंने जैसा कि बताया रिवर इंडस के इर्द गिर्द फली फूली थी, और ये जो है किस टाइम पीरियड के अराउंड ये फ्लरिश हुई थी, 2600 बीसी। तो इसमें दो टर्म्स बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, या इसको बीसीई बिफोर कॉमन एरा भी हम टर्म करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ब्रॉन्ज एज में आई थी, तो हम उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और हड़प्पा, हड़प्पा हम इसको इसलिए कहते हैं, इंडस वैली मैंने आपको बताया क्यों बोलती, क्योंकि इंडस नदी के इर्द गिर्द जो है फ्लरिश हुई थी। लेकिन हड़प्पा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियंस को पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा ही थी। हमारे हिस्टोरियंस को जो पहली साइट उन्होंने एक्सकेवेट की थी वो हड़प्पा थी। ये फर्स्ट साइट थी सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर की थी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके जो राइटिंग है, जो लिखाई है, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। जैसे मेसोपोटामिया में हमें टेबलेट्स मिले, उन पे हमें लिखा हुआ मिला, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली। इस तरीके से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो हमने डिसाइफर नहीं की है अभी तक, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उनके बारे में नहीं पता है। और 1900 बीसी से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, और ज्यादातर इसकी जो साइट्स थी वो एकदम एबंडन हो गई। उसके बहुत सारे रीजंस है जो हम चैप्टर के एंड में डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिविलाइजेशन है हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका इसका डेट क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक। मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज कि 2600 बीसी में सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश होना स्टार्ट होती है अलोंग द रिवर इंडस। एंड 1900 से हम देखते हैं इसका डिक्लाइन जो है वो हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन जो फ्लरिश होना स्टार्ट हुई थी 2600 बीसी में अलोंग द रिवर इंडस, एंड 1900 में इसका डिक्लाइन हो जाता है। क्यों होता है, इसकी बहुत सारी रीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या फिर बाहर से कोई दूसरी रेस आके इन्वेट करती, तो हम चैप्टर धीरे धीरे हम इसमें कवर करेंगे। इस सिविलाइजेशन को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट भी बनाया है, यू कैन चेक। अर्ली एम्पायर, मैच्योर एम्पायर, लेट एम्पायर। अर्ली एम्पायर जब इसने स्टार्ट किया ग्रो करना, मैच्योर एम्पायर जहाँ पे स्टेबल हो गए, एंड लेट एम्पायर जहाँ पे बहुत सारे रीजन की वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। तो इस चैप्टर में और आपके इस 12th क्लास के प्रोस्पेक्ट से हम मैच्योर हड़प्पन एम्पायर को पढ़ने वाले हैं, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक है। इससे पहले का जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है वो बिफोर 2600 बीसी है, और लेट हड़प्पन कल्चर जो है वो है आफ्टर 1900 बीसी। वो हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी, तो सबसे पहले तो हड़प्पा ही है, विच इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपकी बुक का ही मैप है। यहाँ पे वो सारी साइट्स आपको दिखाई गई है जो इम्पोर्टेंट है इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन की। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, डोलावीरा, रूपार, हड़प्पा, गनेरीवाला, चिन्हदारू, सुतका, जिंदौर, मोहनजोदारो, आमरी, बालाकोट, कोटदिजली, रंगपुर, नागेश्वर, गनेरीवाला एक्सेट्रा। तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है। किसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है ये, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। यहाँ पे मैप है, यू कैन चेक हियर। आपके बुक पे भी ये मैप जो है दिया गया है।
अब क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आई हड़प्पन आर्कियोलॉजी में, यानी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशंस की तो उन्हें क्या चीजें मिली और उन्हें क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इस पीरियड में देखने को मिले। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो 1875 था, इस ईयर में रिपोर्ट आई अलेक्जेंडर कनिंघम की हड़प्पन सील पे। उसको हड़प्पा में एक्सकेवेशन करते करते एक सील मिली, सील यानी एक मुहर मिली। जैसे इस वक्त हमारे नोट होते हैं, हमारे नोट पे कुछ चीजें बना के होती है, ठीक है, पार्लियामेंट इंडिया का बना के होता है, गांधी जी की फोटो होती है, जो कि कुछ ना कुछ जो है वो दिखाती है, कुछ रिप्रेजेंट करती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में हड़प्पन सील के बारे में बताया जो उसने एक्सकेवेट की थी। 1924 जॉन मार्शल ने अनाउंस करी डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1925 में एक्सकेवेशंस खुदाई शुरू हो गई मोहनजोदारो में। 1944 R.E.M. Wheeler became the Director General of Archaeological Survey of India. 1946 में R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया, वहां के बारे में जानने की कोशिश की, किस तरीके के लोग रहते थे, तहजीब कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, उनकी क्या खसूसियात थी, क्या कमजोरियां थी और किस तरीके से वो जो है वो हार गए, ठीक है। 1955 में एस आर राव ने एक्सकेवेशन स्टार्ट की लोथल में। मैंने आपको पहले इन सारे साइट्स के बारे में बताया, डिफरेंट साइट्स है। 1960 में बीपी लाल एंड आर के थप्पर ने एक्सकेवेशन स्टार्ट की काली बंगर में, डिफरेंट साइट्स है। 1974 में एम आर मुगल ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की भावलपुर में, और 1990 में आर एस बिष्ट ने एक्सकेवेशन स्टार्ट की डोलावीरा में। तो ये बेसिकली डिफरेंट साइट्स को डिफरेंट डिफरेंट हमारे हिस्टोरियन, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक्सकेवेट किया। इन हिस्टोरियंस की ये मेहनत है कि हमें हड़प्पन या किसी भी तहजीब के बारे में इतना पता चला है कि वो क्या थे, कहाँ थे, उनका डिक्लाइन, एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स मूव ऑन। तो क्या हमें देखने को मिलता है, बिगिनिंग्स, अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स। तो सिविल आर्कियोलॉजिकल कल्चर थे इस रीजन में बिफोर द मैच्योर हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले क्या होता था, वहां पे पोट्री होती थी। पोट्री आपको पता ही है, क्ले से बर्तन जो बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, पास्टोरलिज्म, जो ट्रांसहुमेंस होते हैं जिनके अपने मवेशी होते हैं, बकरे होते हैं, एंड सम क्राफ्ट्स, और भी कुछ सॉर्ट ऑफ क्राफ्ट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पेपर माशी, बहुत सारे क्राफ्ट्स होते हैं। तो इनके भी थे उस टाइम पे बिफोर द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। जो इनकी सेटलमेंट्स थी, यानी इनके जो घर होते थे, तब तो ऐसे पक्के घर नहीं होते थे, कच्चे, वो किस तरीके से बनाते थे, जो भी थे वो बहुत ही छोटे होते थे, उनमें कोई बड़े बड़े कमरे, लार्ज बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर्स नहीं होते थे। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज थी, यानी फार्मिंग भी अगर ये करते थे तो उतनी करते थे कि अपने लिए उगा सके और खा के जिंदा रह सके, क्योंकि इनका कोई मकसद ऐसा नहीं था। जो अर्ली लोग थे इनको था कि हम सर्वाइव कर सके, तो ये अपने सर्वाइवल जितना तो ले आते थे। हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग जानवरों को मार के खाते थे, या स्कैवेंजिंग है जो ऑलरेडी मरे हुए जानवर होते थे उन्हें खाते थे। गैदरिंग कुछ प्लांट प्रोड्यूस, नट्स, बेरीज वगैरह जो है उन्हें कलेक्ट करके खाते थे। कल्टीवेशन कुछ बाद में इन्होंने खेती बाड़ी करना भी स्टार्ट कर दिया था। पैस्टोरलिज्म मैंने आपको पहले ही बताया, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, आपस में ग्रुप्स बना के रहते थे। हमें बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले, हमें एविडेंस मिले हैं जानवरों की हड्डियों के, जिससे हमें पता चला कि नहीं, जानवरों को खाया जाता था, उन्हें हंट किया जाता था, या ऑलरेडी जो मरे हुए होते थे उनको खाया जाता था। जो कि ये दिखाता है कि लोग जो है मीट कंज्यूम करते थे। टेराकोटा, टेराकोटा जो है ये एक मॉडल ऑफ ऑक्सिन एंड प्लू है, जो हमें दिखाता है लोग एग्रीकल्चर, देखो जब एग्रीकल्चर करते हैं ना, तो हम उसमें से, वो आपने अक्सर देखा होगा गाँवों में या किसी टीवी में, ड्रामा में, कि वो दो ऐसे बुल्स होते हैं, उनके पीछे कुछ लगा हुआ, तो वो जमीन को जो है वो हल कर देते हैं, नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे, वो एक उनकी टेक्निक होती है। तो उस टाइम पे हमें एक टेराकोटा टॉय मॉडल्स का देखने का मिला, जिससे हमें पता चला नहीं नहीं, ये एग्रीकल्चर भी करते थे। अलग अलग टाइप के फूड जो है वो अवेलेबल होते थे लोगों के पास। हड़प्पन बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट खाते थे, फिशेस भी खाते थे। नदी के पास रहते थे तो नदी में तो बहुत सारी मछलियां होती थी, उन्हें खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेन्स जैसे व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपीसी सेम हड़प्पन साइड से मिले। गुजरात में हमें मिलेट्स भी मिले हैं। राइस हमें रियरली मिला, राइस के उतने एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं, ऑल्दो हमें कैटल की बोन, फिश, फाउल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बोर, डियर, घड़ियाल, ये सारे जानवरों की हमें हड्डियां मिली है, जिससे हमें पता चलता है हड़प्पन कंज्यूम्ड देयर मीट। स्टडीज हमें इंडिकेट करती है कि एनिमल जो या तो इन्हें पाला जाता था या तो इन्हें हंट किया जाता था बाय द हड़प्पन्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम
देख रहे हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ हड़प्पन। आज अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे तो कितना मॉडर्नाइज, कितना मैकेनाइज हो चुका है। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्ड सीड्स आई, उसके बाद से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना बढ़ने लग गया। लेकिन तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तब लोग क्या करते थे, वो कैसे जमीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करते थे। उन्हें तब तो पेस्टिसाइड जो भी होता है आजकल के फर्टिलाइजर्स वगैरह वो नहीं थे। तो तब क्या करते थे हड़प्पा के लोग, क्या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज थी। अगर एग्रीकल्चर वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था, हड़प्पन का मेन ऑक्यूपेशन वो एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट। हमें क्या मिला, हमें ग्रेन्स मिले हैं जो हमें दिखाता है कि वहां पे एग्रीकल्चर तो था। एक्चुअल में पता है ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिकंस्ट्रक्ट करना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो कि कैरी आउट करते थे बाय द हड़प्पन। मैंने आपको पहले बताया टेराकोटा के जो हमें स्कल्पटर्स मिले हैं बुल के, उनकी रिप्रेजेंटेशन सीएस पे इंडिकेट करती है कि बुल वाले जानवर को वो जानते थे। और इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी अज्यूम करके चला है कि ऑक्सीजन जो है ना वो उनको प्लो करने के लिए, हल करने के लिए जमीन को इस्तेमाल किया होगा, गया होगा। अब हम देखिए टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो। टेराकोटा जो मैंने आपको मॉडल बोला, तो जो हमारे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द फ्लो है, ये देखो ये टेराकोटा जानवर है जो बुल जैसा जानवर दिखाया जा रहा है, और इसको भी यूज किया गया होता है वहां पे हल करने, वो जो प्लॉ करने के लिए। मोर ओवर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको टेराकोटा के मॉडल कहाँ पे मिले, टेराकोटा के मॉडल इनकी साइट्स हमें चोलिस्तान एंड बानावाली, और ये दोनों साइट्स हरियाणा में आती है। हमें प्लोवुड फील्ड के यहाँ पे, तो हमें प्लो कहाँ पे किया जाता है उसके मॉडल्स टेराकोटा के जो है वो हमें यहाँ पे मिले। जो एविडेंस है ना प्लोवुड फील्ड के, वो हमें मिले हैं कालीबंगन राजस्थान, जो कि अर्ली हड़प्पन लेवल से एसोसिएटेड है। अब देखो क्या होता है, क्रॉपिंग एक पैटर्न होता है। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। देखो एक जमीन को ऐसा भी किया जाता है, एक ही जमीन पे दो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, यहाँ से एक क्रॉप, यहाँ से दूसरा क्रॉप उगाया जाता है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो दो क्रॉप्स इस तरीके से फरोज में उगाए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है उसकी फैमिली में, तो उनको पता होगा ये सारी टेक्निक्स के बारे में। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही जमीन पे जब दो डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उनको इस तरीके से वहां पे फील्ड बनाया जाता है कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। तो ये प्रैक्टिसेस भी थी उस टाइम पे, यानी तब भी देखो लोग कितना ज्यादा हो चुके थे, डेवलप हो रहे थे। हम हड़प्पा का इरिगेशन सिस्टम देखते हैं, जिसके लिए तो वो बहुत ही जाने माने जाते हैं। हड़प्पन इरिगेशन सिस्टम की मिसालें दी जाती है क्योंकि इतना अच्छा इनका था ये सिस्टम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो हड़प्पन साइट्स है ना वो कहाँ पे है, वो सेमी एरिड रीजन में है। सेमी एरिड रीजन का मतलब होता है जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है। तो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए इन्हें चाहिए फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी को डाइवर्ट करना अपने फील्ड्स में। जो पंजाब या अपने कहीं पे कहीं कोई भी एरिया है जहाँ पे नहीं प्रॉपर मानसून आता है इंडिया में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो हमें कैनल्स की ट्रेसेस देखने को मिले। कैनल्स होता है मतलब अगर मान लो यहाँ से एक नदी जा रही है, तो इस नदी से आप पानी को चैनल्स बना के अपने खेतों में डाइवर्ट कर सकते हो। ये आपका खेत है, दिस इज योर फार्म, दिस इज अ रिवर गोइंग, you can construct a channel over there, and through that you can divert water into your field. So this is what irrigation is. तो यहाँ पे हमें कैनल्स के ट्रेसेस कहाँ पे मिले हैं, शॉर्ट तो गए इन अफगानिस्तान। तो तब का हड़प्पा ये नहीं था कि वो इंडिया तक था। मैंने आपको पहले ही बताया देयर आर सो मेनी हड़प्पन साइट्स जो अभी पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ अफगानिस्तान में, क्योंकि तब ये सारा एक सब कॉन्टिनेंट था। तब ऐसा तो नहीं था इंडिया अलग था पाकिस्तान अलग था। तो हमें क्या देखने को मिला है, कैनल्स के जो ट्रेसेस है वो हमें शॉर्ट गए अफगानिस्तान में भी देखने को मिला है। ये आर्कियोलॉजिस्ट इट्स ऑल्सो लाइकली कि वाटर जो है वो वेल्स से ड्रॉ किया जाता था, वो यूज्ड फॉर इरिगेशन। बिसाइड्स वाटर रेजर्वर्स, यानी तब भी लोग इतने डेवलपर थे कि वाटर रेजर्वर्स का सिस्टम था। आज हम जो डैम्स बनाते हैं, डैम्स क्या होता है, डैम्स होता है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। रेजर्वर्स में पानी को स्टोर किया जाता है, वो क्यों स्टोर किया जाता है, वो ऐसे ही स्टोर किया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह, इरिगेशन वगैरह के लिए। तो तब हमें वाटर रेजर्वर के साइट्स मिले हैं डोलावीरा गुजरात में। एंड ये भी माना जाता है कि इसको बनाया गया होगा एग्रीकल्चर के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे भी इवन इन कश्मीर में भी एक जगह पे डैम है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेआउट ऑफ मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो अ प्लानिड अर्बन सेंटर। तो मोहिंजोदारो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट थी और एक प्लानिड अर्बन सेंटर था। यानी हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले, कैसे एक प्लानिड अर्बन सेंटर था, क्या इसकी स्पेसिफिक चीजें थी।
तो मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्ट जो हड़प्पन स्ट्रक्चर का है वो था लार्ज स्केल टाउन लेआउट, यानी जो इनकी टाउन प्लानिंग थी वो मानी जाती है बहुत अच्छी थी। कैसे थी अब हम देखते हैं। जो मोहनजोदारो की सिटी है ना, इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल स्मॉलर बट हायर एंड लोअर सिटी मच लार्जर बट लोअर। एक तो इसमें दो पार्ट्स है, सिटाडेल है इसका, इसको हम अपर टाउन भी कहते हैं, ठीक है। ये उतना बड़ा नहीं होता, कंपैरेटिवली छोटा होता है, लेकिन ये एक हाइट पे बिल्ड किया गया होता है, थोड़ा ऊंचा बिल्ड किया गया होता है और ये फोर्टिफाइड होता है। इसकी चारों तरफ से ना, जैसे किले की चारों तरफ दीवारें होती है वैसे बनाई गई होती है। और जो लोअर सिटी है वो बड़ी है कंपैरेटिवली, लेकिन वो उससे हाइट में नीचे है। अब वो क्यों है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है ना सिटाडेल, पहले हम सिटाडेल को पढ़ते हैं। सिटाडेल जो है वॉलेड था, वॉलेड नहीं फोर्टिफाइड था। सिटाडेल वॉज फोर्टिफाइड। सिटाडेल जो था ये फोर्टिफाइड था, जिसका मतलब होता है इसको लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था, थोड़ी हाइट पर बिल्ड किया गया था और चारों तरफ से इसकी दीवारें बनाई गई थी। बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि मैंने आपको बताया एक हाइट पे था, तो हाइट पे होने के लिए इसमें कुछ एक मड ब्रिक से प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया था, जिससे थोड़ा रेजर था। हड़प्पन सेटलमेंट में वेरिएशंस थी एट साइट सच एज डोलावीरा एंड लोथल गुजरात। द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। जैसे डोलावीरा लोथल गुजरात में जो दोनों जगह है वहां पे आप देखोगे जितनी भी सेटलमेंट थी वो फोर्टिफाइड होती थी। एंड वॉल्स आल्सो सेपरेटेड सेक्शन विद इन द टाउन्स। और सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट अ हाइट। सिटाडेल जो कि लोथल में था वो चारों तरफ से वॉल्ड ऑफ नहीं था, लेकिन बिल्ड था एट ए हाइट, यानी वेरिएशन थी। कहीं पे क्या था, कहीं पे जो टाउन था वो फोर्टिफाइड था, कहीं पे टाउन जो है वो फोर्टिफाइड नहीं था लेकिन हाइट पे था। अब हम देखते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ पे एक इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चीज मानी जाती है इनके आर्किटेक्चर की। तो ग्रेट बाथ जो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैग था इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। दो फ्लाइट्स ऑफ स्टेप थे, यानी दो तरफ से सीढ़ियां थी जो कि नॉर्थ साउथ जाती थी टू रीच द टैंक। There are structure in the citadel that were probably used for special public purposes. यानी citadel में क्या होता था, there were structures जो कि special public purposes के लिए यूज की जाती थी, जिसमें वेयर हाउस एक किस्म का मान लो ग्रेनरी या फिर आप उसको कह दो गोडाउन, जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। एंड द ग्रेट बाथ में माना जाता है लोग ओकेजुअली आते थे वो बाथ लेने, स्पिरिचुअल बाथ। ग्रेट बाथ जो है वाटर टाइट था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन देयर एजेस एंड यूजिंग द प्लास्टर ऑफ जिप्सम। यानी आर्किटेक्चर का है कि पानी बाहर ना जाए, वो उसमें रहे, वो किस तरीके से इनका आर्किटेक्चर था। और रूम्स थे ऑन थ्री साइड्स ऑफ इट, हर तीनों तरफ से रूम्स थे। वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, जिसमें एक में एक बहुत ही बड़ा कुआं था, शायद इस कुएं से जाके पानी आता था ग्रेट बाथ में। ऑन द नॉर्थ साइड, नॉर्थ में एक स्मॉलर बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम्स थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ इट्स कॉरिडोर। एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसके, मान लो ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, इसके आठों तरफ से जो है वो बाथरूम्स थे। फ्रॉम ईच बाथरूम ड्रेन्स वर कमिंग आउट। हर बाथरूम से ड्रेन यानी नादिया जो है बाहर की तरफ जाती थी। कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर, जो फिर कॉरिडोर से होते हुए बाहर जाती थी। सीइंग द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्कॉलर सजेस्ट दैट इट वाज मेंट फॉर अ स्पेशल रिचुअल बाथ। क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था वो इतना स्पेशल, इतना यूनिक था। आठों तरफ से बाथरूम थे, हर बाथरूम की एक ड्रेन थी जो बाहर जाती थी। तो इसकी यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर देखे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए जो है शायद बनाया गया था, वहां पे लोग ओकेजनली आते थे। अब बात करते हैं लोअर टाउन की। लोअर टाउन जो है ये ग्रिड सिस्टम पे ऑर्गेनाइज था। ये वॉल्ड, इट वाज आल्सो वॉल्ड। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि ये प्रोबेबली शहर था जहाँ पे ज्यादातर लोग रहते थे और काम करते थे। ब्रिक्स यूज फॉर सेटलमेंट्स वर सन ड्राइड और बेक्ड। उन्हें या तो धूप में सुखाया जाता था या तो उनको बेक किया जाता था। एंड दे वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। ऐसा नहीं था कि एक ईंट इतनी बड़ी है तो एक ईंट इतनी छोटी है, उनका एक रेशियो था, एक पर्टिकुलर रेशियो था, जैसे वो एक ही सिमेट्रिकल थी वो। वे द लेंथ एंड ब्रेथ, जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली थी। यानी ये इसका रेशियो था, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। ब्रिक्स का कुछ रेशियो था, उस हिसाब से सारी ब्रिक्स को बनाया जाता था जो सेम साइज की थी। सो विद दिस हमने जो है हमारा पार्ट 1 ऑफ द ब्रिक्स, हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रिक्स बोन्स बीड्स, हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट किया है। मैं इसका सेकंड पार्ट सून बनाऊंगी। मेरी हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर आप आते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको बस एक बेल आइकन हिट करना है एंड माय चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक कीजिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपको फील होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली फ्रीली मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।